कि हमारा जो बचपना होता है काम करते टाइम वो खोता है। शेयर मार्केट अगर किसी एक आदमी का नाम हो तो उस पर सबसे बड़ा आरोप क्या हो? शेयर मार्केट को या इकोनॉमिक्स को कोई पूरा जान नहीं पाया। एक कहावत है कि शेयर मार्केट में पैसा बनता नहीं ट्रांसफर होता है जी। तो एडिटिंग नहीं, ही यहाँ जेन्युइन है, सब जेन्युइन है। ठीक है। देखिए यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं है, डायरेक्ट बातें हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं लेकिन समझ रहा हूँ आपका इशारा बजट की तरफ है। आपका इशारा बजट की तरफ है। बजट जिसको पता लग गया वो उसकी बल्ले बल्ले। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जिनसे मिलाने जा रहा हूँ वो है मेरे बचपन के दोस्त अमित। 24 साल से शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं। आज हम शेयर मार्केट के बारे में जानेंगे, क्या शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। हर एक आम आदमी के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, परखेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है अमित। थैंक यू भाई। पहले तो मैं 24 साल नहीं, इसे कह के मेरे बूढ़ा मत बना। मैं 21 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ। हाँ। और ताकि कहीं 24 साल से बताना चाह रहा हूँ कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। नहीं मैं 24 साल से नहीं, 21 साल मेरे से। साथ है तो तेरे साथ मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। तो पहले तो थैंक यू यार, बहुत अच्छा लग रहा है तेरे यहाँ पॉडकास्ट पे आके। तो उसके लिए थैंक यू। इंतजार थी आपकी। मैं इंतज़ार में था कि भाई का कब पॉडकास्ट स्टार्ट होगा, कब मैंने आना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाई। अच्छा मुझे ये बताओ, एक स्कूल में हमारे जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमसे पूछा जाता था, जब हम एक ट्रिप पे गए थे, शिमला का एक ट्रिप था, तो उसमें ये बोला गया था, शिमला का ट्रिप क्या खोया क्या पाया। शिमला का ट्रिप गया कब था? मैं 6th में था। अच्छा मैं भी तो 6 में ही हूँगा। नहीं तो 7th में आया था। अच्छा मैं 7th में, हाँ मैं 7th में आया था। बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल 7th में आया था। आज मैं जानना चाह रहा हूँ दोस्त कि इस सफ़र में, जो शेयर मार्केट का सफ़र था, उस सफ़र में क्या खोया क्या पाया। देखो, जब आप कोई भी काम करते हो, हाँ। तो मैं थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच का बंदा हूँ, तो मैं हमेशा पॉजिटिव साइड ज़्यादा देखता हूँ। हाँ। खोने को तो मेरे हिसाब से सिर्फ जो चीज़ खोई गई है वो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो बचपना होता है काम करते टाइम वो खोता है। वो ऑनेस्टी खोती है, वो रॉनेस खोती है। हाँ। लेकिन मेच्योरिटी के अपने बेनिफिट्स हैं। व्हेन वी आर ग्रोइंग आवर सेल्फ, आज मैं ये कहूँगा कि मैं 21 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे को 21 साल की मेच्योरिटी लगती है। तो पाने में मेरे को ऐसा लगा कि जब मैं किसी भी हम सफ़र में होते हैं, अगर आप उसको डीपली एनालाइज करो तो आपको बहुत एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। हम लोग पढ़ते होते थे मैथ्स वगैरह में, तो डेरिवेटिव्स आते थे। तो उन डेरिवेटिव्स में पढ़ते हुए हम एक क्वेश्चन पुट करते थे, ये क्यों पढ़ा रहे हैं यार, क्यों पढ़ रहे हैं, कौन सा हमारी रियल लाइफ में आना है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें मेरे को, जब मैं अपना काम करने के लिए लगा, तो ये सारी चीज़ें वो रिकॉल हो रही थी, वो सारी चीज़ें यूज़ हो रही थी। तो ये मैथ है, ये मैथ्स साइंस सब कुछ है, फिजिक्स भी है, फिजिक्स भी है, और साइकोलॉजी उससे बड़ी है। साइकोलॉजी इसमें मैंने पढ़ी, साइंस के अंदर फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, एस्ट्रोलॉजी भी इसके अंदर है। ओहो। तो ये सारी का अगर फैक्टर करूं तो हमने जितनी भी चीज़ें टर्म्स पढ़ी थी ना, मुझे आज लगता है कि काश वो दोबारा टाइम शुरू हो जाए, मैं शुरू से कर दूं, तो शायद अब मुझे वो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो गई हैं। इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाया फिर आपने? मैंने बहुत फ़ायदा उठाया, बहुत ज़्यादा। ओहो। और खुशी इस बात की होती है कि अगर मेरे नंबर उस टाइम पे अच्छे थे, कम थे, अच्छे तो नहीं थे खैर, तेरे को ज़्यादा पता है। तो लेकिन फिर भी आज उन चीज़ों को करके एक चीज़ का कॉन्फिडेंस आता है कि अगर वही चीज़ें मेरे को ये ऐसा इस तरीके से पढ़ी होती तो शायद मैं उस टाइम का टॉपर होता। तो बोलो बच्चों को भाई पढ़ लो। हाँ मैं तो आज की शेयर मार्केट में जाना तो पढ़ लो। नहीं, शेयर मार्केट नहीं, कोई भी काम करना है। जैसे मैं हर एक को चीज़ बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ करनी होती है ना, तो आपको सबसे पहले वाई क्लियर करना होता है अपना। तो मेरे को मेरा वाई अब जाके क्लियर हुआ है कि ये चीज़ें क्यों पढ़नी चाहिए, तो मैं उसी वाई से ही बात करता हूँ। चाहे मेरे बच्चा है कनिष्क, +1 में पढ़ता है, तो मैं उसको समझाता हूँ कि ये जो हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये आइडियली हमारी रियल लाइफ का एक पार्ट है। इसको सीखने से हमारे को अपनी ज़िंदगी के बारे में समझ में आता है। केमिस्ट्री हमें बॉन्ड्स के बारे में पढ़ाती है। तो अल्टीमेटली हर चीज़ में बॉन्ड ही तो है कि अगर हम कोई चीज़ खाना खाते हैं, किसको खाने को किसके साथ खाना चाहिए, वो बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा, बॉन्ड है। तो कैसे यूज़ हुआ शेयर मार्केट में सब चीज़ों का? मतलब किस तरीके से कहना, जो आपने अब बताया ना कि इंटीग्रेशन, डेरिवेशन। चलो एक टर्म पूछते हैं। डेरिवेटिव पहले बताऊं, बॉन्ड पहले बताऊं? देखिए मेरे को शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता। शेयर मार्केट कुछ नहीं है, हम लोग शेयर मार्केट का नाम डालते हैं। शेयर मार्केट का मतलब है कि जहाँ पर शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं। अल्टीमेटली हम लोग अपनी डेली रूटीन की जो इकोनॉमिक्स है, हम उसी को पढ़ रहे होते हैं।
अब एक आम तौर पर बात करते हैं, हम लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठते हैं हम लोग सबसे पहले ब्रश करते होंगे, तो जिस कंपनी का ब्रश करते होंगे वो क्या है, वो किसी कंपनी का तो प्रोडक्ट है, तो शेयर मार्केट ही तो है। और क्या, हम पेट्रोल डलवाते हैं, शेयर मार्केट है, कपड़े डालते हैं तो वो किसी कंपनी का पार्ट है, वो शेयर मार्केट है। तो शेयर मार्केट कोई अपने आप में अलग चीज़ नहीं है। जैसे हम कपड़ा खरीदने के लिए कपड़ा मार्केट जाते हैं, शेयर खरीदने के लिए शेयर मार्केट जाते हैं, लेकिन शेयर मार्केट को खरीदने के लिए जो इकोनॉमिक्स लगती है वो एक अलग चीज़ है, वो रिसर्च अलग चीज़ है। हर जगह आजकल तो एक फैंसी सा नाम बन गया है, शेयर 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 मार्केट, इससे पैसा मिलेगा, इससे ये हो जाएगा। मैं आपसे अगर एक बात पूछूं, अगर शेयर मार्केट अगर किसी एक आदमी का नाम होता तो उस पर सबसे बड़ा आरोप क्या होता? अगर शेयर मार्केट से नाम होता, शेयर मार्केट अगर किसी एक आदमी की पहचान, एक आदमी है शेयर मार्केट, तो उस पर सबसे बड़ा आरोप क्या होगा? मेरा मानना ये है कि शेयर मार्केट को या इकोनॉमिक्स को कोई पूरा जान नहीं पाया, एक मिथ बन के रह गया। तो अगर ये कोई आदमी है जिसका कोई काम होता, तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा ये है कि उसको कोई जान नहीं पा रहा, कंफ्यूज है। हम लोग यहाँ पर अपने शेयर मार्केट में टर्म यूज़ करते हैं जोकर 11। तो अल्टीमेटली शेयर मार्केट में जितने भी लोग हमने देखे हैं वो मूर्ख ही बने हैं ज़्यादातर। तो उसको देख के लोग डरते हैं, तो बच के रहना चाहिए। जिसको नहीं आता सिंपल तौर पर दूर रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। ओके, एक कहावत है कि शेयर मार्केट में पैसा बनता नहीं, ट्रांसफ़र होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ शेयर मार्केट की बात नहीं है, कहीं की भी बात है। बिजनेस टर्म्स में डेबिट एंड क्रेडिट टर्म्स यूज़ की जाती हैं। एक का डेबिट हो रहा होता है एक फर्म का, तो दूसरे का क्रेडिट हो रहा होता है। अल्टीमेटली ट्रांसफरेशन और प्रॉफिट एंड लॉस हर जगह ही है। तो जिन लोगों का पैसा खराब होता है उनके लिए क्या है? देखो, पहले ये समझने की बात है खराब किन लोगों का हुआ। आज आप एक चीज़ बताओ, आप शर्ट खरीदते हो, तो मान के चलो आपको कोई एक शर्ट पसंद आ गई, आप जाते सीधा खरीद लेते हो? नहीं, मैं 2-4 दुकानों पे जाता हूँ। लाल रंग की शर्ट है, खरीद लोगे? पसंद आपको लाल रंग बहुत अच्छा लगता है, खरीद लोगे? काफ़ी चीज़ें देखता हूँ उसके अंदर, उसका स्टफ़ कैसा है, ब्रांड कैसा है, और वो चलेगी नहीं चलेगी, वो सारी चीज़ें सब कुछ देख लिया, आप खरीद लोगे? हाँ, खरीद लेंगे। साइज़ नहीं देखोगे? ऑब्वियसली साइज़ तो सबसे पहले है। साइज़ भी देखोगे, प्राइस भी देखोगे। एक शर्ट खरीदने में तो इतनी साइंस लगा दी, शेयर कैसे खरीदते हो? देखिए, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी। आज ज़्यादातर लोग ईयर ट्रेडिंग करते हैं। ईयर ट्रेडिंग मतलब सुनी सुनाई बातों पे ले लेते हैं। वो चलते फिरते किसी ने बोला कि भाई मैंने लिए थे, तू भी ले ले। टीवी में सुन लिया कि इसको इतने पैसे मिलने वाले हैं, ये शेयर होना चाहिए, खरीद लो। अपनी नॉलेज नहीं लगाते, और उस नॉलेज की लेने की ग्रामर भी नहीं है हमारे पास। हर रोज़ अगर कोई 2 लोग आएंगे ना, तो 2 में से कोई एक की बात नहीं करूँगा, दोनों के दोनों यही कहेंगे कि बताओ जी कोई टिप है। वो ये नहीं आके कहेंगे कि प्लीज़ कोई एक ज्ञान की बात है, कोई नॉलेज की कोई स्टडी मिल जाएगी। तो मतलब सट्टा बना दिया इसे। हाँ, मोर ओवर आप कह सकते हो कि जिस काम को आप बिना सोचे समझे कर रहे हो, सट्टा ही है। बिल्कुल। बहुत पहले हमने ना एक नाम सुना था, हर्षद मेहता। हाँ बिल्कुल, मैंने भी शायद आज मूवीज़ में हम उसको ज़्यादा रिलेट करते हैं। उसके नाम को सुन के ना रूह कांप जाती है कि किस तरह से ब्लीड करी थी मार्केट। नहीं देखो, एक टर्म, कितने लोगों के घर उजड़े थे। देखो मैं इसको कोई स्कैम नहीं कहूँगा। आप एक चीज़ समझो, हर्षद मेहता ने किया क्या था, अगर वो ना हुआ होता तो शायद आज इंडियन मार्केट इतनी बड़ी भी ना होती। अगर आज हर्षद मेहता होता तो शायद मार्केट की वैल्यूएशन और भी ज़्यादा भी हो सकती थी। मेरा एक चीज़ समझते हैं, उन्होंने किया क्या था, पहले उस टॉपिक को समझते हैं। पहले एक ना हम टर्म यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है सेटलमेंट पीरियड। आज हम प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाते हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदने में रजिस्ट्री होती है जी। रजिस्ट्री को कराने में अमूमन 5-7 दिन लग जाते हैं। आप डॉक्यूमेंट पेपर भी दे दो तो भी 6 से 7 दिन का टैट है, मतलब पीरियड है। ये इतना पीरियड आएगा ही आएगा जी। तो उसी तरीके से पहले एक शेयर को खरीदने और उसको डिलीवर करने में 15 दिन से 30 दिन का मिनिमम पीरियड होता था। ओके। और ये रूल्स थे कंपनियों के। जी। तो 15 दिन का जो पैसा होता था वो बायर के अकाउंट में ही पड़े, सेलर के अकाउंट में ही पड़ा हुआ है, वो उसको यूज़ करता था। पहला काम तो ये उसकी ओवरड्राफ्टिंग पे काम करता था। जब उसको पेमेंट करने की बारी आती थी तो दूसरे का पेमेंट यूज़ कर लेता था। तो अल्टीमेटली लॉस ये है कि उसने सिस्टम का बेनिफिट उठाया, सर्कल का बेनिफिट उठाया। क्योंकि जिस दिन ये सामने बताया ये पैसा तो इसका नहीं, अगर वो कहीं फंस जाता, एथिकली देखा जाए तो दिस इज रॉन्ग कि मेरा पैसा आपके पास 15 दिन के लिए पड़ा हुआ है, आप उसे 15 दिन के लिए यूज़ कर रहे हो। अगर आप कहीं गलत हुए तो नुकसान तो मेरा कर दोगे आप।
बिल्कुल। ये अनएथिकल प्रैक्टिस ज़रूर थी, लेकिन ये सिस्टम का भी एक लूप था। आज वही उसी पीरियड की वजह से जो सेटलमेंट पीरियड है वो T+2 वो T+1 तक आ चुका है। ओके। तो ये जो लूप है ये ख़त्म होता जा रहा है, ये ऑनलाइन की वजह से अब ख़त्म हो गया। बाकी करप्शन तो हमेशा रही है, वो तब क्या आज भी है। क्या ये सच नहीं है कि बिग प्लेयर्स इसमें हमेशा फ़ायदे में रहे हैं? पहले तो ये चीज़ समझते हैं हर्षद मेहता बिग प्लेयर था, पैदा होते बिग था, वो आप बताएं। पैदा होते वो एक आम इंसान था। जी हमने मुकेश अंबानी का नाम सुना है, जी। उनके फादर। बिग प्लेयर का मतलब ये नहीं है कि वो उसके पास पैसे ज़्यादा थे। बिग प्लेयर का मतलब है एक शार्प माइंडेड आदमी कि जिसको अच्छे से खेलना आता है। एक चीज़ समझो, हर एक चीज़ के पीछे एक एल्गोरिदम लगा हुआ है। जी। वो एल्गोरिदम ही डिसाइड करेगा कि क्या होना है। अगर वो एल्गोरिदम आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, किसी भी बिजनेस में चले जाओ, वही कमाएगा। एल्गोरिदम ही कुछ लोग अपने हिसाब से बनाए, अपने हिसाब से बनाएं। हाँ, देखो एक तो चीज़ उसमें समझते तो आम आदमी मारा जाएगा ना। देखो एक चीज़ होती है, दो चीज़ें हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड वे है और एक अनस्ट्रक्चर्ड वे है। जी। हम जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चलते हैं तो गवर्नमेंट जब कोई भी चीज़ बनाएगी फॉर द बेनिफिशियल ऑफ द पीपल बनाएगी। अब उसके अंदर लूप होल आते आते पता लगता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि पहले दिन से ही सिस्टम परफेक्ट होता है। सिस्टम को बनाने पड़ता है, परफेक्शन बनानी पड़ती है, समझना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अब यूएस मार्केट कोई आज की बनी हुई है, 150 साल पुरानी सिस्टम मार्केट है, वो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है। हमारी जो हिस्ट्री है वो अभी मात्र 25-26 साल से ही हम लोग ढंग से ऑनलाइन हुए हैं। जब से NSE आई है, उससे पहले तो हम वो भी ऑफलाइन थे। तो ऐसा कह नहीं सकते कि आप आने वाले टाइम के ऊपर एल्गो नहीं समझ पाओगे, तो और अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे। यूथ आ रहा है, वो डे 1 से ही बड़ा एजुकेटेड है। तो शेयर मार्केट में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? आप तो ऑलरेडी हो। कैसे? आप जो वॉच डाल के बैठ रहे हो ये भी किसी कंपनी की है। हाँ, एग्जैक्टली। तो आप उसको पैसा तो दे ही रहे हो। हाँ, आपने कपड़े डाल रखे हैं वो भी है। जिस कंपनी का हम लोग पॉडकास्ट का माइक यूज़ कर रहे हैं, लाइट यूज़ कर रहे हैं, जिस सोफे पे बैठे हो, ये हर चीज़ तो शेयर मार्केट की दी हुई है। अगर मार्केट में काम ही नहीं होगा, जिसको हम कहते हैं कि नौकरी ही नहीं होगी, हाँ। तो देश क्या तरक्की करेगा? तो ये एक इकोनॉमिकल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कंपनीज को फंड्स मिलता है जिससे वो ग्रो कर पाती हैं। एक आम इंसान को जिसके बिजनेस की समझ नहीं है, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप किसी अच्छी कंपनी का पार्टनर बन सकते हो। तो इसमें कुछ रॉन्ग नहीं है। अगर आप वैल्यूएशन गलत लगा रहे हो तो वो एक क्वेश्चन है। लेकिन समझ कहाँ से लाएं? समझ कहाँ से लाएं? समझ तो बहुत सारी चीज़ों की नहीं है। तो उस मार्केट की जाए तो हमारे बड़े प्लेयर हमारे पहले से exist हमारे करते हैं। हमारे लाइन में बचपन में याद है एक चीज़ बोलती थी, अच्छी संगत रखो। हाँ, तो जो बनना है वैसी संगत रखना शुरू कर दो ना। ओके। तो संगत अच्छी होगी तो ज्ञान अपने आप आ ही जाएगा। आजकल तो ट्रेंड है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे हर कोई बातें बताई जा रहा है। क्या वो मतलब इतना ही सच है तो उनकी जरूरत क्या है उस चीज़ की? देखो ऑथेंटिसिटी की बात है। हाँ, अल्टीमेटली हर बंदे को अपनी दुकान चलानी है। ओके। इंस्टाग्राम के ऊपर आप ये वेरीफाई नहीं कर सकते कि कौन कितना ऑथेंटिक है। कैमरे के पीछे बहुत सारी चीज़ें एडिटिंग, आज हम ये भी काम कर रहे हैं, पता नहीं ये भी कितना एडिट हो जाए। जी। तो एडिटिंग नहीं, ही यहाँ जेन्युइन है, सब जेन्युइन है। ठीक है। देखिए यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं है, डायरेक्ट बातें हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं शायद बैठा भी इसी वजह से हूँ हाँ, कि मेरे को ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। जी। तो हमारे पास कोई देखिए मैं एक आम आदमी को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं भी आम आदमी के सवाल मैं आपके सामने लेके आऊँगा। पहले क्या इस चीज़ की क्या ग्रे शेड है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या प्रोज हैं, कौन से हैं? पहले तो थैंक यू जी। अपने आप को तूने आम कह के मेरे को शायद आम नहीं माना। तो भैया मैं पंगूर मैं हो, मैं भी मैं आप भी पंगूर हो। मैं भी एक कॉमन मैन हूँ। तो मैं भी समझता हूँ कि काम करके ही ऊपर आया हूँ। जी। 21 साल हो गए एक ही चीज़ को करने में। तो पहला तो ये है कि काम करते करते समझ में आती है। यूथ में जो अब यूथ आ रहा है वो रील्स का दीवाना है। जी। रील्स मतलब एवरी 30 सेकेंड्स में उसको कुछ नया चाहिए, जबकि रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। चीज़ आते आती है, सालों साल लगते हैं समझने में, मेहनत करनी पड़ती है। तो जो लोग इस फील्ड में पुराने हैं वो समझते होंगे उन्होंने कितनी मेहनत की है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे होते हैं, हर जगह पे एक 80-20 का एक रूल चलता है। 10-20% लोग ज़रूर ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत की होगी, रियल कंटेंट दे रहे होंगे, अच्छे व्यूज़ आ रहे होंगे, वो आज भी रिटेन होंगे, सस्टेन्ड होंगे। लेकिन कोई मजाकिया चीज़ें करके या फालतू की ड्रामे क्रिएट करके वो रिटेन नहीं कर सकता अपने आप को। वो एक बार अटेंशन ले सकता है जी। मार्केट के अंदर, वैसे रह नहीं सकता। बाकी ऑथेंटिसिटी जैसे मैंने बात बोली वो टाइम से आती है। क्या ये टिप्स काम करती हैं? टिप होती तो यार मैं भी यहाँ क्यों होता। एग्जैक्टली। टिप क्या है? हर बंदे का एक ओपिनियन है, जी। यही टिप है। अब ओपिनियन
किस पर्सन का ये मैटर करेगा ना। अब मान के चलो अगर टिप होती तो क्या वो पब्लिकली आनी चाहिए थी? एग्जैक्टली। तो पब्लिकली भी आएगी नहीं वो। हमारे पास वही चीज़ आएगी जो हमें दिखाया जाता है। तो मेरा मानना ये है कि टिप को आप इतना ऑथेंटिक नहीं लेना चाहिए, आपको अपनी खुद की समझ लगानी चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है आपका कि ये थोड़ा सा समझदारों का खेल है। खेल वर्ड भी रॉन्ग है जी। ये। जब हम खेल वर्ड आ जाते हैं तो हमारे दिमाग में एंटरटेनमेंट आ जाता है। हम्म, ये एंटरटेनमेंट नहीं है, बिजनेस है। ओके। तो बिजनेस का मतलब सीरियसनेस होनी चाहिए। जब तक आप अपने काम को लेके सीरियस नहीं हो, उसके लिए डिसिप्लिन नहीं हो, तब तक आप नहीं कमा सकते। स्टॉक मार्केट एक डिसिप्लिन लोगों की मार्केट है। जो इनडिसिप्लिन है उनको इससे दूर ही रहना चाहिए। ओके। पेशेंस टेस्ट होती है आपकी, आपकी आईक्यू लेवल टेस्ट होते हैं, आपकी ग्रीड चेक होती है, आपकी फियर चेक होते हैं। तो 2 मिनट से पहले जैसे कैमरा पकड़ लेता है ना हमारे व्यूज़ को, हम लोग कैमरा कॉन्शियस बंदे हैं, तो वो सारी चीज़ें ये हमारी धरी की धरी कर देती है। यहाँ पर आया हुआ बंदा ग्रीड इतनी एंड फियर का गेम तो है। बिल्कुल, जब लोग अल्टीमेटली, इसलिए एक वॉरेन बफेट की बड़ी अच्छी लाइन है कि व्हेन द पीपल आर ग्रीडी बी फियरफुल, जी। व्हेन द पीपल आर फियरफुल बी ग्रीडी। ये तो हाँ। कमाल ही कर दिया। हाँ, ये कुछ अच्छे लोगों ने अच्छे व्यूज़ दिए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से उन लोगों को फॉलो करना चाहिए जिन लोगों ने वाकई में इस मार्केट में टाइम दिया है जी। और कुछ अर्न करके दिखाया है। तो वो उनकी जो बेसिक आइडिया है वो कभी आपको यूँ इंस्टाग्राम पे आते टिप देते हुए नजर में नहीं आएंगे। मैं फॉलो करता हूँ रामदेव अग्रवाल जी को, मोतीलाल के जो ओनर हैं। उनके पास अच्छी खासी संपत्ति है आज की तारीख में। वो एक ही बात कहते हैं कि मार्केट में डेली काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप बने रहो। और बने रहने के लिए उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को 50% डाउन नहीं दे सकते तो इस मार्केट से दूर रहो। ओके। तभी आप गेंद कोई लोगे। सेफ भी चल सकता है, मतलब जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं कोई T20 खेल रहा है, कोई टेस्ट खेल रहा है, कोई 50 वाला गेम खेल रहा है। शेयर मार्केट में भी कुछ ऐसा है? देखो, एक चीज़ होती है, आप एक चीज़ समझो कि कोई भी मार्केट में एंटर कर रहा है, हाँ। वो किसी कंपनी में पैसा लगा रहा है। लाइक मैं कहने का मतलब कोई शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। कोई भी आज की तारीख के अंदर पैसा लगा रहा है किसी कंपनी में, तो नेचुरल सी बात है किसी अच्छी कंपनी में पैसा लगाए। कोई जो टॉप की कंपनीज हैं, तो उन कंपनीज को आप देखते आ रहे होगे, क्या वो सेम है? वो भी तो ग्रो कर रही है ना। अगर वो ग्रो करेंगी तो आप भी अपने ऑटोमेटिकली ग्रो करोगे। अब जो टर्म की आपने बात करी है, उस टर्म में हम एक चीज़ पूछते हैं कि अगर आज मेरा एक काम होता है, मैं एक वेजिटेबल हॉकर हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं सब्जियाँ बेचता हूँ, तो मुझे सब्जियाँ कितने दिन में बेच देनी चाहिए? जब तक वो सड़े ना, उससे पहले ही। 2 से 5 दिन। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर मेरा कपड़ों का काम है तो मेरा टैट कितना बढ़ गया? लंबा चला जाएगा। 6 महीने। एग्जैक्टली। और अगर मेरा मेटल्स का काम है तो मैं ज्वेलर हूँ तो और लंबा हो गया। जी। तो इसमें रिस्क कौन कम ले रहा है? प्रेशर किस पे कम है? प्रेशर मेटल वाले पे, और सबसे ज़्यादा सब्जी वाले पे। तो अगर आप प्रेशर हैंडल करना जानते हो तो आप, चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर बन जाओ, इंट्राडे ट्रेडर बन जाओ, और नहीं जानते तो इन्वेस्टर बन जाओ, तो आपको वैसे रिस्क नहीं आएगा। टाइम रिस्क को ख़त्म कर देता है। इसमें मैंने देखा कई लोग ना कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। जब वो इतने ही ज़्यादा ज्ञानवान है तो शेयर मार्केट में लगाए ना, वहाँ से पहली कमाएं। चीज़ कोर्सेज की क्या जरूरत पड़ेगी? पहली चीज़ कोर्सेज जो होते हैं, जैसे गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, हाँ। तो कोर्सेज देने का पर्पस ये नहीं होता कि वो आपको टिप्स दे रहे हैं। हाँ। वो आपको मार्केट की ग्रामर सिखा रहे होते हैं। पहली चीज़ जो ये कहता है कि ये कोर्सेज सीखने के बाद आप कमाना सीख जाओगे, तो वहाँ से दूर हो जाओ। ओके। वो आपको ये बता देंगे कि कहाँ बचना है, कहाँ नहीं बचना। अल्टीमेटली आपकी प्रैक्टिस आपको वहाँ से लेके जाएगी। अगर मान के चलो मैं आज किसी को आईलेट्स के एग्जाम्स कराता हूँ, हाँ। तो आईलेट्स के बाद ये तो नहीं होता मुझे फॉरेन में नौकरी मिल जाएगी, लेकिन तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप वहाँ जाने के बाद एटलीस्ट किसी से बात कर पाओगे। तो ग्रामर है, आपको शुरुआत के लिए ग्रामर जैसे चाहिए होती है, बात करने के लिए कम्युनिकेशन लैंग्वेज चाहिए होती है। तो वो ग्रामर की एक लैंग्वेज है, वहीं तक सीमित रहना चाहिए। उसके बाद तो आपको अपने एक्सपीरियंसेस आपका ही बचा पाएंगे और कुछ नहीं बचा सकता। पेशेंस ही बचाएगा। क्या लूप होल्स भी बताए जाते हैं? बिल्कुल बताए जाते हैं, बिल्कुल बताए जाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि T+15 का वो था, अब T+2 का है। तो ऐसे बहुत सारे लूप होल्स हैं जो आप करते हो, उसके अंदर आप यूज़ करते हो सिस्टम के अंदर। IPO लेते टाइम लोग काम करते हैं, कुछ फैक्ट्स काम भी। जैसे हम ऑप्शन मार्केट में जाते हैं तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मार्केट में लॉस खाते हैं। तो जो लोग सेलर होते हैं वो प्रॉफिट भी कमाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 4% का 3% का अगर हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, विच इज़ वेरी मच हाई, बेटर है कि उसको देने की बजाय लेना शुरू कर दो, तो अच्छा गेन भी करते हैं। बट इसमें देखा गया रिटेल इन्वेस्टर फेल हो रहा है। रिटेल कहाँ? देखो, वैसे भी अगर आप देखो मीडियोकर फैमिली में 70-80% लोग होते हैं, वो वैसे पिसते हैं, हम भी पिसे ही थे।
तो जब तक आप अप्रोच नहीं रखोगे बड़ी ब्लंट ट्रूथ बताई भाई। हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर अपनी अप्रोच 10-20% वाली नहीं रखेंगे तो नेचुरल सी बात है, पिसेंगे ही हम, और क्या करना। तो बड़े प्लेयर अच्छा कमा लेंगे। बड़ा वर्ड रॉन्ग है जी। ये, बड़े प्लेयर का लॉन्ग है, लेकिन जो डिसिप्लिन होगा वो कमा लेगा। ओके। उसको ये समझना पड़ेगा कि जो इनडिसिप्लिन लोग हैं वो 70% में आते हैं। जो जितने भी, अगर आप देखो, एक चीज़ समझने की बात है, एक छोटी सी बात करता हूँ। हमारे हिंदुस्तान में एवरेज इनकम क्या है, पर कैपिटा क्या है, वो 2 से 2.5 लाख रुपए है। जी। मतलब मात्र 18 से 20 हज़ार रुपये कमाने वाले लोग हैं। हम्म। अब 18 से 20 हज़ार कमाने वाला बंदा अगर सेविंग की हैबिट डालने के लिए मैं उसको कह रहा हूँ तो गलत कह रहा हूँ। अगर उसे एकदम कहीं पे 1-2 लाख की मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, वो कर देगा कहीं से। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है? पहला लॉजिक तो ये आया ना पहले क्लियर। मुझे ये समझाओ। मैं वही समझा रहा हूँ। हाँ सेविंग समझ में आया, हाँ, समझ आ गया वो तो। अब बचत तो करे पहले। हाँ। अब जिसके पास रिस्क कम है, लेने का दम है, वो इन्वेस्टमेंट की तरफ थोड़ा कम लगाता है। मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट का मतलब कि अपनी पूंजी को किसी काम पे लगाना, वो इन्वेस्टमेंट है। अब आप उसको सेविंग में रख रहे हो, उस पर आपको 2 से 4% का रिटर्न मिल रहा है। वही अगर आप एफडी कर दोगे, जिसको पैसे को आप यूज़ नहीं कर रहे, आपको 6 से 7% का रिटर्न मिल जाएगा। तो अगर वही पैसा किसी मार्केट में लगा दोगे तो 10 से 12-13% तक का भी रिटर्न मिल जाएगा। कहीं थोड़ा रिस्क समझ में आता है तो 16% तक भी आप कमा लेते हो। लेकिन नीचे स्टार लग जाता है ना, सब्जेक्ट टू हाँ, द मार्केट रिस्क। नहीं, ऐसा है ना कि टाइम से वो चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। हाँ। लेकिन जो नहीं रिस्क था वो एफडी तक तो जाए। तो उसकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट ही तो उसको आगे लेके जा रही हैं। अगर आप देखो कोई भी बड़े से बड़ा बंदा ले लो जिसको आप बिग प्लेयर कह रहे हो, क्या वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं करते? वो बिना सेविंग और इन्वेस्टमेंट के आगे नहीं जाते। जिसकी पॉकेट साइज कम हो, वो पहले रिस्क कम हो तो सेविंग से स्टार्ट करे, उसको वो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाए। अब हम लोग ये सोचते हैं कि पैसा बचता ही नहीं है। भाई आप ये बात आज तो कह रहे हो कि पैसा बचता नहीं है, जी। लेकिन जिस दिन इमरजेंसी आएगी तब किसी से तो तब भाई तो मांगोगे ही ना। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट तो हर एक बंदे को होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करनी चाहिए। वो तो कुछ भी काम करो सोच समझ के करो, बट मतलब आइडियली इन्वेस्टमेंट्स जो हैं हाँ। वो अपने गोल्स को, अपने रिस्क एपेटाइज को देख के ही करने चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि जितने लोगों का नुकसान होता है, काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। हाँ, 70-80% लोगों का नुकसान रहता है। नुकसान रहता है, 70-80% लोगों का नुकसान होता है। उनके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? मेरे को लग रहा है दर्द तेरा बड़ा हुआ भाई। आपने ये चीज़ बोला उनके लिए क्या करना है। मैंने अभी बोला 70% लोग डिसिप्लिन नहीं होते। हाँ। पहली चीज़, गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों को एजुकेट करने की बात करती है। उनको एजुकेट करना चाहिए। उनको खुद को एक रियल ऑनरशिप लेनी चाहिए सीखने की, फिर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये मार्केट मूव कैसे करती है? हम लोग कराते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आज हम दोनों चलते हैं कहीं, लेट्स सपोज सर्दियों का टाइम है, आई थिंक आने वाले टाइम में बर्फ़ भी पड़ेगी। अब हम लोग चले जाते हैं शिमला की साइड होटल लेने के लिए। कितने होटल्स होंगे वहाँ पर? 1000-2000। उनमें कैपेसिटी कितने की होगी? एवरेज 20 कमरे, तो 20,000 कमरे। अब अगर 20,000 कमरों के पीछे वहाँ पे 2 लाख लोग पहुँच जाएं तो कमरा किनको मिलेगा? आपने आप बात तो बड़ी अच्छी बताई। हाँ। लेकिन इसमें एक मीडिया बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर वो कह दे कि वहाँ सारे फुल हैं जबकि फुल ना हो वहाँ, तो आपकी तो डिमांड वैसे ही बढ़ गई। हाँ, तो इसीलिए तो कहते हैं ना, तो ये ऑथेंटिसिटी, यही तो हवा की गेम है दोस्त। नहीं, जो मुझे लग रहा है कि शेयर मार्केट हवा की गेम लग रही है। देखो एक चीज़, मीडिया हवा बना रहा है, लोग बिग प्लेयर जो है कमा रहे हैं, आम आदमी मर रहा है। देखो मैंने अभी एक बात क्या बोली थी जी। ऑथेंटिसिटी की बात है। मीडिया वालों का काम क्या है? आप भी मीडिया चला रहे हो ना। ठीक है, ठीक है। पहले एक चीज़ देखो, मीडिया वालों का काम क्या है? अल्टीमेटली उनका बिजनेस है, वो अपने बिजनेस पे रहेंगे। जो बंदा स्टॉक मार्केट में बिग प्लेयर से आप कह रहे हो, उसका अपना बिजनेस है। तो उसी तरीके से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टर की भी है कि अगर वो कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उस न्यूज़ मीडिया वालों को भी ऑथेंटिसाइड कर ले, कहनी सुनी बातों में मत करे, वहाँ के फैक्टर्स पर भी बात कर ले। यही इन्वेस्टमेंट्स हैं। थोड़े दिन पहले एक मूवी भी आई थी इस टॉपिक के ऊपर। कौन सी? शायद एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं है, लक्की भास्कर के नाम से थी शायद, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है मुझे। उसमें वो शेयर तभी खरीदता बेचता है जब उसे पता लग जाता है बेचने का टाइम आ गया। इनसाइड, देखो ऐसा होता है, इस टर्म को कहते हैं इनसाइडर न्यूज़। अब देखो इनसाइडर न्यूज़ कैसे काम करती है। देखो मैं सॉरी कट कर देना अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊँ, तो कई बार हम बोलते हैं, ठीक है, हम बोल देते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर के बेटे का ना ये काम है। तो उसके घर में कोई बातचीत हो रही होती है, तो उसके जो नियर बाय के जो लोग होते हैं उसको उसके बारे में पहले से खबर होती है, तो उसका कुछ फ़ायदा वो उठा लेते हैं। तो इस तरह की न्यूज़ को, ऑथेंटिसिटी को मार्केट में नहीं आया जाता, वो लोग खुद ही उसका फ़ायदा
फ़ायदा उठा लेते हैं, इसको इनसाइडर न्यूज़ कहते हैं। तो अगर किसी का वो इनसाइडर न्यूज़ में कोई चाचा मामा कोई अच्छे मिनिस्टर लेवल पे है तो ज़रूर खा लेता होगा। लेकिन भाई आपका इशारा बजट की तरफ है आपका इशारा बजट की तरफ है। बजट जिसको पता लग गया वो उसकी बल्ले बल्ले, बिल्कुल बल्ले। लेकिन अभी तक तो मैंने शायद ऐसे लोग देखे नहीं हैं जिनको बजट के बारे में पता हो। हाँ, मार्केट कैसे प्रेडिक्ट करती है वो पर्सनालिटी को भी समझती है। और जब भी बजट आने वाला होता है तो उसकी कुछ फाइंडिंग्स गवर्नमेंट पहले से कुछ इशारे दे रही होती है। तो मार्केट के जो एनालिस्ट होते हैं वो एनालिस्ट अपने एक एक्सपेक्टेशंस करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि भी ऐसा कैसा कुछ हो सकता है। तो उसके बेसिस पर बजट बनाया जा सकता है कि जिन चीज़ों की डिमांड हो रही है मार्केट में, जो एनालिटिकल बंदे हैं तो वैसे बजट बनता है। उसका एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कुछ हद तक। अगर उस अंदाजे से चीज़ें सिमिलर निकलती हैं तो उनको उसका ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, नहीं निकलती तो नुकसान में भी रहते हैं। क्या पॉलिटिकल विल इसे इफेक्ट करती है? पॉलिटिकल विल लाइक मतलब किस तरह से गवर्नमेंट चल रही है, किस गवर्नमेंट के क्या आइडियाज़ रहते हैं, वो आइडियाज़ कैसे इफेक्ट देखो, पहली चीज़ ये समझते हैं गवर्नमेंट जो है वो बाय द पीपल फॉर द पीपल होती है। लेकिन आज की डेट में मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट बिजनेसमैन बन चुकी है। वो हर जगह पे अपनी पार्टीज़ को फ़ायदा देने की कोशिश करती है, लेकिन होना तो देश के या जनता के फ़ायदे के लिए होनी चाहिए। अब हम समझते हैं कि गवर्नमेंट की जो नीतियाँ होती हैं, मीडिया पे आ रहे हो आप? है, मीडिया पे नहीं आ रहा, मैं एक टॉपिक पे आ रहा हूँ। तो जो गवर्नमेंट की या किसी चीज़ की नीति होती है वो किसी सेक्टर को बेनिफिट्स देने के लिए होनी चाहिए। अगर वैसा आ रहा है तो ठीक है, और यही काम उनका लगा रहता है। बाकी इसमें कितनी करप्शन है वो मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पर। बिल्कुल। हाँ। एक टर्म्स हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं आजकल, SIP। थोड़े दिन पहले म्यूचुअल फंड सुना करते थे, अब SIP आ गई। क्या चीज़ें हैं? म्यूचुअल फंड का एक तरह का एक टर्म है, जैसे हम कहते हैं ना मोड ऑफ पेमेंट्स। तो सिर्फ एक मोड ऑफ पेमेंट है जो कॉमन मैन के लिए क्यों अच्छी है, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पे ना सर्विस इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स ह्यूमन है। हमारी पॉपुलेशन 145 करोड़ है। तो हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में अच्छा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस के लिए पैसा बहुतों के पास नहीं है, तो मतलब ये लोग नौकरियाँ ज़्यादा करेंगे। नौकरी का मतलब है साल में 12 बार कमाएंगे, महीने की ही तनख्वाह आएगी, इकट्ठा पैसा नहीं आएगा। तो सिस्टमेटिक वे में अगर हमें कहीं पे पेमेंटें करनी है उसको सिप कहा गया। अच्छी बात यह है कि इसके आज तक की अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो थोड़ा सा ओवर मार्केट भी है, लेकिन अगर डंडा नहीं होगा, मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी तो कोई सेविंग भी नहीं करेगा। मैं ये समझता हूँ कि सिप के बहाने लोगों ने सेविंग्स कर ली हैं और हिंदुस्तान की जो सिप है इस टाइम पे रिकॉर्ड पे है। ओके, तो म्यूचुअल फंड क्या है, उससे कैसे? म्यूचुअल फंड एक कैटेगरी है, जैसे FD एक कैटेगरी है फिक्स कंपोनेंट की। म्यूचुअल का खुद का जैसे नाम बता रहा है कि म्यूचुअली सब लोगों ने एक पूल कर लिया। जैसे याद हो हम स्कूल में क्या करते थे, कॉन्ट्री करते थे। बिल्कुल। उसको पैसे मैं ही इकट्ठे करता था। तो एक किस्म से आपके लिए मैं एक AMC हो गया। अच्छा। मेरे पास सबका पैसा म्यूचुअली इकट्ठा हो जाता था। ठीक है। अब वो जो पैसा इकट्ठा हुआ मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए मैं म्यूचुअल फंड हो गया। मेरे पास पैसा पड़ा हुआ म्यूचुअल फंड हो गया। अब उसके अंदर किसी ने महीने में डाले, किसी ने इकट्ठे डाले, वो सिप या लमसम दो कैटेगरीज में होते हैं। एक बारी का पैसा लगाया हुआ जैसे FD होती है उसको हम लमसम कह देते हैं। अगर हम रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं जैसे RD होती है तो उसको हम सिप कहते हैं। ओके, तो RD का एक तरह से टर्म, हाँ, मतलब मार्केट में लगाने वाला RD का ही टर्म सिप है। इसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं कि एक रेगुलर मोड पर आप पैसा किसी को दे रहे हो, जैसे EMI है, सेम एन्युटी है आपकी। आजकल एक चीज़ और देखने में आई है, लोग जब ये सब जैसे आपने बताया इन्वेस्टमेंट करते हैं या सेविंग करते हैं, नॉमिनी भरना भूल जाते हैं। बिल्कुल अच्छी बात करी। मैं आज आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। क्या मैं जो आज अपने दर्शकों को जो बताना चाह रहा हूँ ना, नॉमिनी की वैल्यू बताना चाह रहा हूँ कि नॉमिनी क्या अहमियत रखता है, वो आप थोड़ा बताएं। 21 वर्षों का आपका अनुभव है और उस अनुभव से बताएं कि मार्केट में कितना पैसा वेस्ट हो गया सर इस चीज़। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पहले ना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मार्केट में ना हम लोग जब इंटर करते हैं तो कई लोग आपको मार्केट में मिले होंगे जो शेयर्स की टिप कह के आपको बेच देते होंगे, इंश्योरेंस बेचते होंगे। आइडियल तौर पर हम लोग अपनी लैंग्वेज में उनको एक एजेंट वर्ड से यूज़ करते हैं, एडवाइज़र ओनली। उनका काम ये है कि उनको एक प्रोडक्ट की समझ दे दी जाती है कि आप जाओ मार्केट में इसकी मार्केटिंग करो। वो आपको मार्केट में माल चेपते हैं और अपनी कमीशन लेते हैं। चेपते नहीं कहूँगा, बेचते हैं एजेंट कम्युनिटी। तो वो अपना पैसा देंगे और बाहर निकल जाएंगे।
फिर एक टर्म हम यूज़ करते हैं जिसको हम फाइनेंशियल एडवाइज़र का नाम देते हैं, कि अब वो बंदा आपको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दे रहा, जी, वो आपको एक सेंस दे रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को अपने किसी गोल के साथ अटैच कर दो। कंसल्टेंसी टाइप। नहीं, जैसे गोल प्लानिंग के साथ, आपके बच्चे होने वाले हैं, आप बच्चों के लिए ले लो, रिटायरमेंट के लिए ले लो, एक गोल के साथ ओरिएंटेड करके आपको प्रोडक्ट देते हैं, तो वो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, मतलब एडवाइज़र से थोड़ा सा अपर वर्जन। अगला काम होता है कि जब आपने किसी को इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करी तो उसके साथ उसकी टैक्सेशन और नॉमिनेशन के बेनिफिट्स बताए, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ ये सिक्योरिटी भी बताया, तो वो वेल्थ मैनेजर के काम कर रहा है। तो अल्टीमेटली थोड़ा फ़र्क होता है। अभी एक आंकड़ा आता है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी खुद बोला कि 1,80,000 करोड़ के आसपास पैसा अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है बहुत सारी बैंकों के पास, म्यूचुअल फंड। यस, बिल्कुल 1,80,000 करोड़। तो नॉमिनेशन तो उसमें भी भरा होगा। ऐसा तो है नहीं कि जब हम बैंक में जाते हैं या कोई हम लोग स्कीम करते हैं तो उसमें नॉमिनी नहीं भरते। नॉमिनी हम भरते हैं, लेकिन नॉमिनी का जो पैसा है वो नॉमिनी तक कई बार नहीं पहुंचता। कारण क्या है, उसको क्लेम करने वाले लोगों को ना तो पता है कि इन्वेस्टमेंट हो रखी है, या तो उनको प्रोसेस नहीं पता। तो लीगल वे में नॉमिनेशन का जो लीगल जो टर्म है उसका मतलब ये नहीं है कि आप हकदार हो, उसका मतलब ये है यू विल बी द केयर टेकर आफ्टर मी। आपका ये काम है कि आप लीगल जो हायर्स हैं उन तक ये डिस्ट्रीब्यूट करवाओ, वो इकलौता मालिक नहीं बनता लीगल टर्म्स में। अगर आप अपने पॉलिसी में अपनी एक बच्चे को आप नॉमिनी बना देते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा पैसा उसका हो गया, इसका मतलब ये है ही विल टेक केयर कि किसको कितना दिलवाना है। तो नॉमिनेशन को लेके ये लीगल टर्म्स लोगों को क्लैरिटी नहीं है, उनको लगता है कि नॉमिनी भर दिया काम खत्म हो गया, कि बैंक अपना पैसा दे देगा। बिल्कुल बनाया जा सकता है, किसी को भी बना सकता है, अपने विल के ऊपर है, अपने विल के ऊपर है। अगर वो ना बनाए तो पहले तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? बाय डिफॉल्ट फर्स्ट लीगल हायर को जाना चाहिए, जो उसका फर्स्ट लीगल हायर है। तो इसके अंदर बहुत सारी हम लोग टर्म्स सुनते हैं। जो फर्स्ट लीगल एयर की आपने बात की, ये हिंदू, अगर उसे फर्स्ट लीगल एयर को पता ही नहीं हुआ कि इसके वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, कितना पैसा इसके अंदर ये बात नहीं होती। देखो, इसके लिए विल निकलती है, बंदे ने कितनी विल लिख रखी है अपनी, सिर्फ नॉमिनेशन की बात नहीं होती। दूसरी बात ये होती है कि आज की डेट में हमें लगता है कि फर्स्ट लीगल हायर सबके लिए कॉमन है, नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंगली एक अलग रूल्स बने हैं, ज्यूस एक्ट के अकॉर्डिंगली एक अलग रूल बने हैं, सरिया एक्ट के अकॉर्डिंगली एक अलग रूल्स बने हुए हैं। तो आपको पहली चीज़ ये एडवोकेट ज़्यादा बेटर में बताते हैं। इसके लिए हम लोग अभी कुछ सेमिनार्स भी कर रहे हैं जिसमें हम लोग विल और सक्सेशन के ऊपर ही लोगों को गाइड भी कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। हमारे पास इतना पैसा हम लोगों का खराब हो रहा है, ये हम लोगों का पैसा है जो अनक्लेम्ड पड़ा है। 2 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ उसमें थोड़ा होता तो कहीं ना कहीं होगा, लगता है ना, कहीं ना कहीं बिल्कुल कुछ ना कुछ इससे डेवलपमेंट होती, बिल्कुल होती। तो हमारा तो ये फर्ज बनता है कि हम लोगों को बताएं कि मैं तो आपके पॉइंट से वैसे भी बोलना चाहूँगा कि अगर विल या सक्सेशन आपने कहीं पे नहीं की हुई तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना पैसा कमा रहे हो ये अपनी कमा तो फैमिली के लिए ले रहे हैं ना। तो अगर वो फैमिली तक ही ना पहुँचे हमारे बाद तो कितना बड़ा वो चीज़ है। तो विल एंड सक्सेशन के बारे में मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर किसी तरह के कोई क्वेश्चंस भी हैं तो हम लोग उस पर भी एक डिबेट कर सकते हैं कि अगर आपको लगता हो कि प्रॉपर विल एंड सक्सेशन पे क्या कुछ किया जा सकता है तो वो भी हो सकता है। चलिए, आज आपने बहुत पहलुओं पे बहुत प्रकाश डाला, बहुत बढ़िया भाई। हमें समझ आया कि क्या स्टॉक मार्केट है, क्या म्यूचुअल फंड है, क्या कौन कैसे कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भाई, थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों, ये थे मेरे दोस्त अमित, जिन्होंने शेयर मार्केट के ऊपर एक पूरे मन से चीज़ें बताई हैं। पता नहीं इनका कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, लेकिन इन्हें बता दिया है। अब आपके ऊपर है, आप देखिए। अगर इस पे लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो हमें ज़रूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।